तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने इस देश की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग, एक ऐसी तारीख जिसने एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिला दी। एक ऐसी कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत। सच में सोचिए जरा, 1919 के उस एक खौफनाक दिन ने आज़ादी की दिशा को कैसे पूरी तरह पलट कर रख दिया। जो लोग पहले सिर्फ कुछ रियायतें या थोड़ी बहुत छूट मांग रहे थे, उनका रास्ता अचानक पूर्ण स्वराज की तरफ मुड़ गया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस कहानी की गहराई में जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहला हिस्सा, पृष्ठभूमि, बैसाखी और रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जहां एक तरफ खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ एक भयंकर काला साया। अब देखिए, ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ था बैसाखी का पावन त्योहार, फसल कटने की खुशी, नया साल और खालसा पंथ की स्थापना का जश्न। हजारों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब खुशी खुशी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने और मेला देखने आए थे। पर दूसरी तरफ था रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला और दमनकारी कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की खुली छूट दे रखी थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि मेला घूमने आए इन सीधे साधे लोगों को इस काले कानून के साए का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। वैसे अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो ये तनाव रातों रात नहीं बढ़ाता। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 13 लाख भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। उम्मीद तो ये थी कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार थोड़ी नरमी बरतेगी, लेकिन बदले में क्या मिला? वही 1919 का रॉलेट एक्ट। देश भर में विरोध शुरू हो गया और इसी शांतिपूर्ण विरोध के चलते 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में हालात बिगड़ गए, गोलियां चली, दंगे हुए और शहर में मार्शल लॉ जैसी स्थिति बन गई। दूसरा हिस्सा, सभा, एक बिछाया गया जाल, एक ऐसा मैदान जो अनजाने में ही मौत के कुएं में बदलने वाला था। उस मंजर की कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग असल में कोई खुला मैदान नहीं था। ये मकानों के पीछे का एक खाली हिस्सा था, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और घर थे। अंदर आने या बाहर जाने के लिए सिर्फ एक बहुत ही संकरा, पतला सा रास्ता था और वहां करीब 5000 लोग थे। एकदम शांत, निहत्थ थे। मेला घूमने के बाद वहां बैठकर नेताओं के भाषण सुन रहे थे। किसी को जरा सा भी आभास नहीं था कि वे एक खुले पिंजरे में कैद हो चुके हैं। तीसरा हिस्सा, चरम सीमा, खौफ के वो 10 मिनट। और यहीं एंट्री होती है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की। 90, जी हां 90। जनरल डायर अपने साथ 90 हथियारबंद ब्रिटिश सैनिक लेकर वहां पहुंच गया। सभी के हाथों में पूरी तरह से लोडेड राइफलें। और आते ही उसने बिना किसी झिझक के बाग से बाहर निकलने का वो एकमात्र छोटा सा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। 10, सिर्फ 10 मिनट। डायर ने भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी, भागने का कोई वक्त नहीं दिया, सीधे गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। और फिर लगातार 10 मिनट तक उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसती रहीं। 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच चलता रहा। 1650 राउंड्स। सच पूछिए ना तो ये संख्या सुनकर आज भी सहरन होती है। उन 10 मिनटों में लगभग 1650 राउंड गोलियां सीधे उस निहत्थी भीड़ पर दागी गईं। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान इस दरिंदगी की चीख-चीख कर गवाही देते हैं। लोग गोलियों से बचने के लिए बदहवास होकर पागलों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे। मैदान में एक कुआं था जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, पर अफसोस, देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। बाद में सिर्फ उस अकेले कुएं से 120 शव निकाले गए थे, जिसे आज हम शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। चौथा हिस्सा, परिणाम, कर्फ्यू और कमेटियां। गोलियां थमने के बाद का सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सरकारी रिकॉर्ड्स और असलियत के बीच का फर्क आपको हैरान कर देगा। शहर में सख्त कर्फ्यू लगा था, जिसकी वजह से तड़पते हुए घायलों को इलाज नहीं मिल पाया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा था कि केवल 379 लोग मारे गए और 200 घायल हुए, जिसमें 41 मासूम बच्चे और एक 6 हफ्ते का छोटा बच्चा भी शामिल था। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर स्मिथ जैसे जानकारों की माने तो असलियत ये थी कि 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे।
इस नरसंहार के बाद पूरी दुनिया में हंगामा हुआ तो ब्रिटिश सरकार को हंटर कमीशन बिठाना पड़ा। और डायर का अहंकार देखिए, उसने बिना किसी पछतावे के कबूल किया कि वो वहां लोगों को मारने के इरादे से ही गया था। यहां तक कि वो अपने साथ तोपें भी लाया था जो उस पतले रास्ते से अंदर नहीं जा सकी। 1920 में उसे रिजाइन तो करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस क्रूर हत्याकांड की तारीफ तक की। सच में ये समझ से परे है। 5वां हिस्सा, विरोध और प्रतिघात, भारत की जागृति। इतने बड़े अत्याचार के बाद भारत चुप बैठने वाला नहीं था। विरोध तुरंत और बहुत तीखा था। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस अमानवीय कृत्य के विरोध में अपनी प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के मुंह पर वापस मार दी। यह अंग्रेजी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक प्रहार था, जिसने पूरे देश को एक नया हौसला दिया। और ऐसी घटनाएं युवा दिमाग पर क्या असर डालती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था एक 12 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा, भगत सिंह। खबर सुनते ही ये बच्चा 12 मील पैदल चलकर उस खून से सनी मिट्टी तक पहुंचा और उसी मिट्टी से प्रेरणा लेकर वो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1919 के इस जनसंहार ने देश में विरोध की ऐसी ज्वाला भड़काई कि 1920 में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। और हाँ, 1940 तक आते आते एक और बदला पूरा हुआ। ऊधम सिंह, जो उस दिन बाग में मौजूद थे और खुद घायल हुए थे, उन्होंने 21 साल बाद लंदन जाकर माइकल ओ ड्वायर को गोली मार दी। वही शख्स जिसने डायर के इस कृत्य को सही ठहराया था। छठा और आखिरी हिस्सा, स्मारक की विरासत, शहीदों की याद। आज इतने दशकों बाद इस ऐतिहासिक स्थल को कैसे याद रखा जाता है? देखिए, 1951 में बने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम में 2019 में संसद ने कुछ बदलाव किए। कांग्रेस अध्यक्ष को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटाकर उनकी जगह लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तय कर दिया गया। इस प्रशासनिक बदलाव का मूल मकसद यही बताया गया कि इस स्मारक को पूरी तरह राजनीति से दूर रखा जाए, ताकि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शहीदों की याद और उनके परिवारों को सम्मान देने पर रहे। तो अंत में सवाल वही घूम कर आता है, क्या सच में इस एक खौफनाक घटना ने ब्रिटिश राज के अंत की नींव रख दी थी? जिस तरह जलियांवाला बाग ने पूरे भारत को एकजुटता के धागे में बांधा और आज़ादी की लड़ाई में जो ऊर्जा फूकी, वो इतिहास में अपने आप में अद्वितीय है। उन दीवारों पे गड़े गोलियों के निशान आज भी हमें उस भारी कीमत का एहसास दिलाते हैं जो हमने अपनी आज़ादी के लिए चुकाई है। इस विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिए कि अतीत का ये पन्ना हमें आज क्या सिखाता है।